नमस्ते दोस्तों, वेलकम। द रौनक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। एसएससी एग्जाम्स में गड़बड़ियां, पेपर लीक और लेट रिजल्ट जैसे प्रॉब्लम्स को लेकर स्टूडेंट्स में गुस्सा भी है और उनके कई सवाल भी हैं। इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, इस पर बात करने के लिए आज के हमारे एपिसोड में अभिनय शर्मा AKA अभिनय सर हैं। अभिनय मैथ्स नाम का इनका जो चैनल है वो देश का पहला वायरल यूट्यूब चैनल था एजुकेशन की कैटेगरी में। तो बहुत सारी बात इस पॉडकास्ट में होने वाली है। प्लीज वेलकम अभिनय सर। नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं? थैंक यू रौनक। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सब धरना प्रदर्शन? अच्छा चल रहा है। धरना प्रदर्शन तो अभी नहीं शुरू हुआ है, बट आवाज नहीं शुरू हो गया है। ये जो था वो क्या था फिर? नहीं, ये धरना प्रदर्शन नहीं है। हमने तो स्टूडेंटों को आह्वान ही नहीं किया कि आप दिल्ली आइए हमारे साथ बैठिए। हमने कहा अब अभी आप तैयारी करिए, पहले हम लड़ेंगे आपके लिए। तो शिक्षकों को ही बुलाने का आह्वान किया गया था कि शिक्षक आएँ और सीधे DOPT से बात करें। तो अभी ऐसा कोई आंदोलन या प्रोटेस्ट जैसी चीज़ नहीं हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, सोचिए तब आपको इतना पता चला है। और जिस दिन अगर धरना प्रदर्शन हो और देश के सारे युवाओं को बुला लिया जाए कि अब लड़ाई इस एग्जाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और बेरोजगारी को खत्म करके ही रहेंगे, तब फिर अलग लेवल की चीज़ें होंगी। तो एक बार हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करिए ना कि अभी मुद्दा क्या है। अभी मुद्दा ये है कि पिछले 7-8 सालों में एग्जाम सिस्टम इतना खराब हो गया है कि हर साल एक नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। 2023 से ले लेता हूं मैं। वैसे 2017 में पेपर लीक हुआ, आपने एजेंसी बदल दी, CBI जांच के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा, प्रोटेस्ट हुआ। सबसे पहली चीज़ कि जब कोई पेपर लीक होता है तो सबसे पहले सरकारें आके कहती हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, आयोग को बचाने में लग जाती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर घर में एक बच्चा आवाज़ उठा रहा है और माँ यही कह दे कि नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कभी वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगी। बाप कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं करेगा। सेम चीज हो रही है कि अगर कोई पेपर लीक होता है तो पहले उसके लिए बच्चों को सड़क पे उतर के ये बताना पड़ता है कि पेपर लीक है, चिल्लाना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके सरकारें मानती हैं कि अच्छा हाँ लीक हुआ है। जैसे आप देखेंगे यूपी में एग्जाम लीक हुआ, योगी सरकार ने ट्वीट करके कहा कि एग्जाम लीक नहीं हुआ। 20 से 25 हज़ार लोग लखनऊ के एक पार्क में बैठ के धरना किया। तब कहीं जाके ऐसा हुआ कि सरकार ने माना हाँ पेपर लीक हुआ है, और दोबारा कब कराएंगे उसका भी पता नहीं है। आज से बहुत साल पहले अगर मैं 13 की बात करूं, हमने प्री का एग्जाम दिया, मेंस दे दिया, लगातार चिल्लाते रहे कि एग्जाम लीक है। उसके बाद सरकार को देखा कि हाँ लीक है, अब ये लोग नहीं मानेंगे, तब भी आंदोलन होते थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त ये नहीं होता था कि पेपर का प्रोसेस इतना आगे बढ़ गया अब कैंसिल नहीं हो सकता। पूरा पेपर कैंसिल हुआ, दोबारा हुआ। आज जो सरकारें ये सोच के बैठी हैं, आयोगों से अगर आज आप बात करो तो वो कहती हैं आप लोग मजाक समझते हैं दोबारा एग्जाम कराना। अरे हम नहीं समझते मजाक। आप पहली बार में ठीक करा लेंगे तो हम दोबारा एग्जाम करने की डिमांड करेंगे क्यों? यहाँ पे क्या हो गया है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि आपका फॉर्म भराया जाएगा, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका मेंस एग्जाम होगा और कब तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है। एक इतना खराब प्रोसेस बना दिया है जिसके अंदर वो बच्चा उस चक्रव्यूह में फंस गया है। बार बार कोचिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, माँ बाप किसी तरीके से 5,000-6,000 रुपये उसे हर महीने भेज रहे हैं, एक रूम में बंद होकर डिप्रेस हो रहा है और कोई उसके सुनने वाला नहीं। अब आप कहेंगे मुद्दा अचानक से इतना कैसे उठ गया? अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक हुआ, पहले तो 2023 के CGL में इन लोगों ने गलत सवाल पूछे और माना नहीं कि ये सवाल गलत है। 100 रुपये लेने के बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं कि सवाल गलत है। बच्चे कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया कि आप जो सवाल ठीक हैं उनको ठीक करके रिजल्ट जारी करिए, बट इन्होंने नहीं किया। बच्चों ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया, SSC सुप्रीम कोर्ट चली गई। आप क्या दिखाना चाहते हैं? आयोग सरकारी है और सरकार क्या दिखाना चाहती है? बच्चों से अगर वो जीत भी लेगी, लड़ाई कितनी खराब है सोचिए। एक शेर और चूहे की लड़ाई समझ रहे हैं, मतलब एक तरीके से शेर अगर चूहे से लड़के जीत भी गया तो क्या जीता मतलब? तो SSC अगर बच्चों को हरा भी देगी तो क्या मिलेगा? हम तो आपके भरोसे हैं, प्रजा तो भरोसे है। प्रजा राजा से कैसे लड़ सकती है? और राजा को ही नहीं लड़ना है अगर प्रजा आवाज उठा भी रही है, क्योंकि प्रजा ने ही उसको राजा बनाया है। उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरे। 2024 में इन्होंने प्री के रिजल्ट में ओवर एज लोगों को शामिल कर लिया। जैसे 30 साल एज है आपकी नौकरी लगने की, इन्होंने 31 साल वाले बंदे को भी उस लिस्ट में डाल दिया जब आप एलिजिबल नहीं। मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कहा ये तो गलत है। इस पे चेयरमैन साहब का ही कहना था ये बहुत सालों से हो रहा है, आपको पता भी चला है। क्यों? क्योंकि इस बार इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जारी कर दी थी, पहले डेट ऑफ बर्थ नहीं बताते थे। अच्छा। तो हमने पकड़ लिया। आप सोचिए एक चोर को आपने पकड़ा और वो कह रहा है मैं तो 4 साल से चोरी कर रहा हूँ, इसका मतलब अभी उसे छोड़ दिया जाए? इन्होंने नहीं कुछ किया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, PIL लगाई, नहीं समाधान हुआ। उसके बाद कैट गए और इंडिविजुअल कैपेसिटी में
40 से भी ज़्यादा लाख रुपए खर्च किए, तब जाके कैट के ने ये आदेश दिया कि जितने भी पिटिशनर हैं पहले आप इनको टियर 2 एग्जाम में बिठाइए। टियर 1 की बात थी ये, बाद में हम देख लेंगे। इनको लगा अब तो बात पकड़ में आ गई है, मुश्किल हो जाएगी, तो इन्होंने एक रात पहले रिजल्ट रिवाइज किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो सरकारें कहती हैं ना आयोग बिल्कुल सही है, आवाज़ ऐसे ही उठ रही है, आपने क्यों रिजल्ट रिवाइज किया और नए 609 लोगों को और मौका दिया टियर 2 एग्जाम देने का, और उसमें से काफ़ी सारे लोगों को नौकरी मिली भी है। सोचिए वो लोग जो प्री के एग्जाम में ही बाहर हो गए थे, एक कोर्ट की लड़ाई से आज वो लोग सरकारी सिस्टम में जाके बैठे हैं। यानी ये किसका फेलर है? फिर भी इनको समझ में नहीं आया। उस एग्जाम में 130 के एग्जाम में 19 सवाल गलत थे, और एक बच्चे से ये लोग 100 रुपये लेते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। और जब ये बात हमने एजुकेशन, जब हम गए एसएससी के ऑफिस, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनसे जब ये बात पूछी तो वो कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, एसएससी कोई पैसा नहीं कमा रही है, पैसा सरकार के पास जा रहा है, इससे रोड बनती है। इतना इलॉजिकल ये लोग जवाब दे रहे हैं, ये किसकी सह पे बोल रहे हैं? किसने इनको ये बोलने का परमिशन दिया है? तो अभी वाला जो ये फेज 13 की बात हो रही है, उसमें क्या इशू आ गया? उसमें ये इशू आया कि 24 तारीख से एग्जाम है, मतलब हमारा सिस्टम और प्रोसेस के खिलाफ ही लड़ाई है। आप 16 तारीख को एडमिट कार्ड जारी करते हैं, और वो भी इतनी दूर कि एक बच्चा राजस्थान का आपने अंडमान निकोबार भेज दिया। टूरिज्म करा रहे हो आप। एक बच्चा, तो ऐसे कितने केस होंगे? ऐसे बहुत केस हैं। एक बच्चा कश्मीर से ब्लाइंड था, दिल्ली आया है, दिल्ली वालों को कश्मीर भेज रहे हैं। ये चक्कर क्या है? मतलब आपने फिर प्रेफरेंस क्यों ली? ये कह रहे हैं नकल रोकने के लिए ऐसा है। जब नकल रोकने की बात थी तो आपने बच्चों से प्रेफरेंस क्यों ली? आपने 3 प्रेफरेंस मांगी कि आपका सेंटर कहाँ देना चाहिए। सेटिंग तो ये कह रहे हैं बच्चा कर लेगा, जबकि ये बड़ी बड़ी सेटिंगें करके बैठे हैं बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। तो थोड़ा पीछे जाते हैं सर, पेपर लीक कैसे होता है, इसको आप लोगों ने एक्सप्लोर किया? क्या कितने तरीकों से पेपर लीक होता है? बहुत सारे तरीके। आप ऑनलाइन में तो इतने सारे तरीके हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि आप 15 लाख रुपए दे दीजिए। मान लेते हैं 15,000 वैकेंसी हैं, 10,000 लोगों को आपको जॉब बेचनी है, नौकरी बेचनी है। तो 1 लाख लोगों से जो दलाल बैठे हैं, बड़े बड़े माफिया जिनको कहा जाता है, वो 1 लाख लोगों से पैसा लेते होंगे कम से कम, बल्कि हो सकता है 1.5 लाख लोगों से लेते होंगे, क्योंकि उनको पता है 10,000 को तो हम दिला देंगे। तो वो बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन एग्जाम है तो आपका सेंटर भले ही अंडमान है, आपके लैपटॉप पे यहीं एक्सेस मिल जाएगा। 4 लड़के आपके साथ बैठे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, और किट करके आप आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, पता ही नहीं है, तो सिस्टम हैक हो जाता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से एग्जाम लीक होता है, जिस तरीके से लोगों को नौकरी मिलती है घर बैठ के। आप 2017 में भी यही हुआ। 2017 वाले केस में तो मैं इन्वॉल्व था, मैंने सबूत दिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी हैं, पूरा मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया। उससे पहले मैं भी नहीं जानता था कि एग्जाम कैसे लीक होते हैं, और वो सीबीआई ने उसकी जांच की। पेपर कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया था। तो ये जो प्रोसेस आगे बढ़ने की बात है, या जो प्रोसेस आगे बढ़ने का डर है, अगर आप इस डर को एक दिन नहीं तोड़ेंगे तो हर साल एग्जाम में घोटाले घपले होते रहेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को काफ़ी हद तक सही मानता हूँ, जो उन्होंने 25 साल पुरानी भर्ती को इस आधार पर कैंसिल किया कि ये भर्ती गलत तरीके से हुई थी। ओके। ये कौन सी भर्ती की बात हो रही है? जो अभी टीचर्स को जॉब से निकाला गया 25 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर। वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं जी। सो 2016 का जो पूरा पैनल था वो कैंसिल हो गया, आप उसी की बात कर रहे हैं, राइट? 2016 का नहीं, तो 25 साल हो गए थे उन लोग को नौकरी की। ममता बनर्जी की सरकार थी आई थी। अच्छा। सो WBSSC का जो भर्ती था उसी की बात हो रही है? टीचर भर्ती थी। टीचर्स भर्ती था ना, ठीक है ठीक है। तो बट इसका प्रोसेस क्या है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इतना इंटरवेंशन है, हर टच पॉइंट्स इतने ज़्यादा है, तो क्या पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या कोई ऐसा फुल प्रूफ तरीका है जिससे आप पेपर लीक रोक सकते हो पूरी तरीके से? नहीं, सरकार अगर जिम्मेदारी ले। आज आप देखिए, जब हम और आपने एग्जाम दिया था, आपने दिया नहीं, खाली फॉर्म ही भरा CBI हवलदार का। ठीक है, इसका बैकग्राउंड बता दो। मैं सर से बात कर रहा था, मैं तुम्हें बता रहा था कि एक ही बार मैंने कोई सरकारी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, CBI हवलदार का, बॉम्बे में भरा था मैंने। फिर उस खैर कुछ आया नहीं, तो मैं वही सोचिए आपके उस टाइम से कि आया नहीं कुछ। मतलब आज सोचिए कि वो सिस्टम लगातार गिराए तो कहाँ जाके बैठा होगा। तो ये सही सिस्टम कराना आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। आज अगर सरकार चाहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल हो गया और हमें पता है लगातार एग्जाम लीक हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या सरकार अपना प्रोसेस या अपना सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकती? कर सकती है। वो उसकी इच्छा नहीं है। उसको पता है कि अगर आज हमने अपना सिस्टम क्रिएट कर दिया, आज हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी विश्व में 4थे नंबर पे आ गई है। सोचिए, हम विश्व में 4थे नंबर पे इकोनॉमी है, और आज हम अपना एग्जाम सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते। ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही उलझा रहे। आज आप किसको आरोप देंगे? लगा दिया आपने, वेंडर पे आरोप लगा दिया। एक बच्चे की जवाबदेही वेंडर की तो है ही नहीं, आयोग की है। मैंने SSC का फॉर्म भरा था, मुझे क्या मतलब था कि कौन वेंडर करा रहा है, लेकिन चेयरमैन कह रहे हैं कि वेंडर ने पहली बार कराया है,
आपने पहली बार कराने वाले को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दे दी, तब तो ये आपका फेलियर है, सरकार का फेलियर है। एसएससी का कहना है कि ये सरकार के रिगरस प्रोसेस से वेंडर्स फाइनल होते हैं। मैं कहता हूं कि ये सरकार के रिस्पा सिस्टम से वेंडर फाइनल होते हैं कि कौन फाइनल होगा। इनके अपने टारगेट हैं कि हमें कितना पैसा इस 5 साल में एसएससी के एग्जाम से कमाना है। तो आपकी मीटिंग वगैरह हुई आयोग में, आप मिले? आयोग से मीटिंग हो चुकी है। आयोग से चेयरमैन साहब से मिले आप? चेयरमैन साहब से इससे पहले मैं 2 बार मिल चुका हूं और वो ये क्लियर कहते हैं। मुझे अभी तक चेयरमैन साहब के बारे में समझ नहीं आया कि या तो वो बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, और ईमानदार क्या है, बेसिकली लल्लू हैं, या तो ऐसा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं सिस्टम को, जो कि बहुत हद तक मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, या फिर वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं हमारे सामने। अभिनय वो कर रहे हैं? हाँ, अभिनय वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं तो मानता हूं बहुत गड़बड़ियां हुई हैं 2024 में। तुम मानते हो, मानने से क्या होगा? उस हद तक तो हमने तुम्हें पहुंचा दिया कि तुम मानते हो कि गड़बड़ियां हुई हैं। तो आपकी तरफ से सॉल्यूशन भी दिया गया, आपने बताया क्या किया जा सकता है? हमने हर चीज की, हमने बहुत सारी चीजें करा भी दी। जैसे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इनका बहुत खराब था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, एक शिफ्ट में 12,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, एक में 6,000। 2024 में ऐसा हुआ है। आपके 344 मार्क्स हैं आउट ऑफ 390, मेरे 298 हैं, बस हम दोनों की शिफ्ट अलग है। मैं जॉब लेके बैठा हूं और आप बेरोजगार हैं। 344 लाने के बाद आपके मार्क्स मुझसे 46 ज्यादा है। तो इनका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था या फॉर्मूला था, वो इतने अत्याचार करता रहा, कई सालों तक करता रहा। ठीक है। अब आपको समझ में आई कि इसको बदल दें, तब आपने ये बदल दिया। अब आप एक नई प्रॉब्लम ले आए, नया वेंडर ले आए जो कहीं भी बच्चों के सेंटर लगा दे रहा है। सेंटर से एक रात पहले मैसेज आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। बहाना सिर्फ एक वही टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता। आपने लोगों को सिखाया ही नहीं है क्या टेक्निकलिटी है, क्या ग्लिच होते हैं। आपके पास बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका है, बना दीजिए। और उसके बाद सेंटर्स ऐसे हैं कि कहीं बाहर भैंस चल रही है, कहीं ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, पीजी में सेंटर है। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि पूरा एग्जाम अनफेयर है। आप ये नहीं कह सकते, जबकि डायरेक्टर ने ये भी माना है कि 50 से 55,000 लोग ही इफेक्ट है इतने बड़े एग्जाम में। क्या इस बात को इस बात से तोला जाना चाहिए कि 27 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, या फिर इस 55,000 की तुलना इस बात से की जानी चाहिए कि वैकेंसी 2,500 से भी कम है? ठीक है, 2,500 से कम वैकेंसी में 55,000 लोग अगर प्रभावित हैं, और किस आधार पे आपने ये डिसाइड किया है कि 55,000? ये कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी आज इतनी स्ट्रांग है कि हमें पूरा पेपर कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, हम ये बैठे बैठे यहीं पता कर लेते हैं कि कितने लोग अफेक्टेड हैं। वहां उस क्षेत्र में इनकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है। हर साल तुम 15-15, 16-16 सवाल गलत पूछ रहे हो। आधार ऑथेंटिकेशन में बच्चे परेशान हो रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा, फॉर्म नहीं भर पा रहा है उनका। तब तुम्हारी टेक्नोलॉजी कहां चली जाती है? सर्वर काम नहीं कर रहा है। जब तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है तो तुम्हें आज एडुकेटी जैसे वेंडर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये सब मिलके देश के युवाओं का बेसिकली काट रहे हैं। स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? वो मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं आपसे? बहुत दुखी हैं, परेशान हो गया एक स्टूडेंट, अथाह हो गया। इनके लिए तो पहली बार है वेंडर। उस बच्चे का क्या जिसका ये आखिरी अटेम्प्ट था? आपने उसकी तो बची हुई पूरी जिंदगी को कुचल दिया ना। उसके पास तो मौका ही नहीं अपने आप को परफॉर्म करने का। तो देखिए, ये वो चीजें हैं जहां एक बार भी गलती बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। गलतियों की भी इंटेंसिटी है। अब आप मुझे कहें नीचे से जामुन ले आइए और मैं 100 जामुन लेके आ रहा हूं और 2 जामुन गिर जाएं, इट्स नॉट ए बिग डील, मानते हैं? करेक्ट। लेकिन अगर मैं नीचे से 100 मोबाइल फोन लेके आ रहा हूं, आईफोन, और वहां भी 2 गिर जाएं, तो वो बहुत बड़ी गलती है। तो गलती की भी इंटेंसिटी, आप ये कह के नहीं बच सकते कि पहली बार एग्जाम में गलती हो गई अब से सब ठीक कर देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का तो आखिरी अटेम्प्ट वालों का सपना मर जा रहा है ना। 2024 में आपने क्या, 2024 अभी वापस कोर्ट में अटक गया। कोर्ट ने साफ कहा है कि सब्जेक्ट टू द आउटकम है जो भी ज्वाइनिंग है। तो इससे क्या हो रहा है ना, बांटने की राजनीति हो जा रही है। अब जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो सोचता है बेचारा कि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया हूं, इतनी मुश्किल से तो लॉटरी सिस्टम से किस्मत से सिलेक्शन हुआ है, अब ये बच्चे कोर्ट जाएंगे, तो वहां बच्चे ही आपस में बढ़ जाते हैं। तो सर, पेपर लीक ना हो, टेक्निकल ग्लिच ना हो, आपके हिसाब से इसका टॉप 3 सोल्यूशन क्या है? इसमें क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर भारत अभी भी डिजिटल नहीं हुआ है तो आप वापस ऑफलाइन कराओ, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, आप वापस ऑफलाइन कराओ। आप शायद ऑफलाइन में 1 दिन में एग्जाम करा सकते हो सबका, क्योंकि कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इसमें? 30 लाख ऑन एन एवरेज अपीयर होते हैं। 30 लाख का पहले होता था, हमारे टाइम पे ऑफलाइन होता था, 1 दिन में हो जाता था। हो जाता था। ठीक है, वहां पे बस लीक की एक समस्या बड़ी थी, बट लीक यहां भी है, और यहां लीक से भी ज्यादा समस्या है कि यहां तो बच्चा घर बैठे पेपर दे रहा है। वहां पे एक जिम्मेदारी और होती है कि सरकारी स्कूलों में आपका सेंटर पड़ रहा है, इन्विजिलेटर सरकारी मास्टर है, तो उनको मालूम है कि मेरी नौकरी जा सकती है। यहां पे इन्विजिलेटर कौन है? जिसने लास्ट ईयर खुद एग्जाम दिया था।
जो लड़की सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनी हुई है, वो आई कार्ड डाल के और रील बना रही है, मैं इन्विजिलेटर हूँ, इन्विजिलेटर एग्जाम के अंदर मोबाइल लेके चला जा रहा है, वो किसकी मदद कर सकता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑफलाइन एक सोल्यूशन है आपके हिसाब से? ऑफलाइन एक सोल्यूशन है, बिल्कुल सोल्यूशन है। या आप ऑनलाइन भी करा रहे हो तो आपको इन्विजिलेटर की क्वालिटी, आपको पता है चुनाव में क्यों इतना कम फेलियर है? बताता हूं आपको, क्योंकि जब चुनाव होता है ना तो सारे सरकारी लोगों को लगा दिया जाता है उसको करने के लिए, डीएम, एसपी, सरकारी शिक्षक, पूरा तंत्र उसमें लग जाता है कि कहीं फेलियर नहीं होना चाहिए। तो क्या एग्जाम कराने के सिस्टम के लिए सरकार की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लगा दे? आप बताइए, अगर आज नोएडा की जनसंख्या आधी हो जाए तो बहुत सारे पुलिस वालों की जरूरत नहीं रहेगी, या और आधी हो जाए तो नहीं रहेगी ना। हम हैं तो पुलिस वाले हैं। अगर बहुत सारी इंडस्ट्री खुल जाए, उनसे टैक्स कौन वसूलेगा? उनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? उसके लिए एक सरकारी तंत्र चाहिए। तो सरकार अगर हर एक चीज पे काम करेगी, इंडस्ट्री खुले नई, आज सरकार सिर्फ एक्सपोर्ट पे आ गई है कि जो भी चीजें बस एक्सपोर्ट कर लीजिए। आपने देखा टेस्ला एक्सपोर्ट कर लीजिए, 30 लाख की टेस्ला भारत में 60 लाख में बिकेगी, सरकार ने 30 लाख टैक्स ले लिया। तो सरकार ने क्या किया है, हर चीज को कारोबार बना दिया है। और जब तक हर चीज अगर कारोबार रहेगी तो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, तब आप सबका हित सोच ही नहीं सकते। पर कोचिंग सेंटर्स भी तो कारोबार ही हैं। बिल्कुल, एकदम मैं मानता हूं। एक तो इस कारोबार को भी सरकार को खत्म करने की जरूरत है। अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी एजुकेशन बेसिक शिक्षा इतनी मजबूत हो जाती तो आज कोचिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर उस पे आएंगे सर। पर एक रूमर ये भी है कि कुछ प्राइवेट कोचिंग माफियाज हैं जो चाहते हैं कि खुद एग्जाम्स बार बार कैंसिल हो, जिससे कि बच्चे बार बार पढ़ें, लंबा पढ़ें। तो इसमें कितना आप सच देखते हैं? आपको लगता है ये एक नहीं, वो उनके चाहने से एग्जाम लीक हो जा रहा है तो भी सरकार का फेलियर है। अगर वो चाहते हैं तो सरकार क्या उनकी चाहत के हिसाब से एग्जाम कर रही है, उनसे फंड ले रही है? मतलब आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि वो चाहते हैं इसलिए सरकार एग्जाम कैंसिल कर रही है? इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है इन्वॉल्व होते होंगे, क्योंकि बहुत ऑफर्स आते हैं लोगों के। लोग कहते हैं कि आप भी बिक जाइए, ऐसे बहुत ऑफर्स आते हैं। अच्छा, इस सिस्टम पे आवाज उठाना छोड़ दीजिए। क्या ऑफर है आपको? मैं इन सब चीजों का खुलासा करूंगा, बिद सबूत करूंगा। मैंने सोचा अच्छा, बिद सबूत मैं करूंगा कि किस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, ताकि लोगों को पता चले। लोग उम्मीद तो छोड़ दें, इस देश का युवा उम्मीद तो छोड़ देना, उन बातों पे भरोसा तो छोड़ देना जो सरकार ने किया था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। बट उन्होंने वहां पे वो टीएनसी लगाना भूल गए थे कि आपको नहीं देंगे, जिसको देनी होगी हम कब दे देंगे, आपको तो हवा भी नहीं लगेगी, आपको तो उस प्रोसेस में उलझा के रखेंगे। पहले आपसे फॉर्म फीस लेंगे, बोलेंगे इस फॉर्म फीस में से 400 रुपये वापस कर देंगे, जैसे रेलवे आयोग ने किया। उसके बाद 4 साल तक एग्जाम नहीं कराएंगे, वो बच्चा इधर उधर भग जाएगा। करोड़ों में से 52% लोगों ने तो पेपर नहीं दिया, उसका ही 500-500 रुपये खा गए। कितनी दुख की बात है। तो ऊपर और किसी से बात हो, आयोग के अलावा भी किन्हीं से बात हुई? आयोग के अलावा डीओपीटी मिनिस्ट्री से बात हुई है और वो लोग देखते हैं मिलके क्या कहते हैं। और कभी मीटिंग आप लोगों की? अभी आजकल में हो जाएगी। आजकल में हो जाएगी। सो आपको लगता है इसका प्रोबेबल सोल्यूशन हो जाएगा? कोई एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है कि एग्जाम कराने का जो तरीका होता है ये सही होता है? देखिए, मेरे से जो लोग कनेक्ट में आए, उन्होंने तो सीधे सीधे सरकार और आयोग दोनों पे निशाना साध दिया। ठीक है। तो अभी मैंने चेयरमैन साहब को भी कल कॉल करके यही कहा कि मुझे तो लोग आपके ऊपर ही निशाना साध रहे हैं, तो मुझे ये क्लियर कर दीजिए, उसके बाद तो मैं आऊं वीडियो बना के जारी करूं कि देखिए इतने लोग इन्वॉल्व हैं तो देश का सिस्टम कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी से क्या बात हुई आपकी? राहुल गांधी से जब मिले थे तो राहुल गांधी का यही था कि आप लोग ये लड़ाई लड़ते रहिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। कुछ किया बाकी वो भी असहाय दिखे। असहाय दिखे, ठीक है। पर मैं अगर सारे टीचर्स की बात करूं, कई पॉपुलर फेसेस हैं सोशल मीडिया पे, उनकी मैं बात करूं, या अलग अलग पॉपुलर कोचिंग सेंटर्स की बात करूं, इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि सब लोग गलत कर रहे हैं? वो यही गलत कर रहे हैं सब लोग, इम्पल्सिव बाइंग, जबरदस्ती बच्चे को कोर्स बेचने वाली बात है कि 24 घंटे के लिए खोला, जल्दी ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। क्या वो सपना भी बेच रहे हैं? बिल्कुल बेच रहे हैं, एकदम सपना बेच रहे हैं। तो आपके पास कोई स्टूडेंट आता है और आपको लगता है कि वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा कोई पर्टिकुलर एग्जाम, तो आप उसको मुंह पे बोल देते हैं कि तैयारी भी मत कर? मैं तो बिल्कुल बोलता हूं, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। ये तैयारियां उतनी बड़ी नहीं है। ये आप कह सकते हो कि हाँ यूपीएससी में लोग ऐसा कर रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करना मुश्किल है, बट हम जिन एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं वो एग्जाम ऐसा नहीं कि जो किसी बच्चे को देख के कहा जा सकता है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यूपीएससी पे अगर आ जाएं, तो आपके हिसाब से अगर कोई बंदा दिखता है, जो बच्चा दिखता है स्टूडेंट की वो नहीं क्रैक कर पाएगा, फिर भी आप उसको सपना या होप बेच रहे हैं, तो आपको गलत लगता है वो, या फिर नहीं भाई तैयारी करना तो सबका हक है? हाँ, तैयारी करना तो सबका हक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन ज़बरदस्ती कि आप यूपीएससी की तैयारी जरूर करो, किसी के मन में भी नहीं है, और उसी चीज़ को प्रमोट करना कि नहीं आपको एक बार यूपीएससी की तैयारी जीवन में करनी चाहिए, तो ये गलत है। 12th फेल को बेंचमार्क मानते हैं आप? नहीं मानते? नहीं मानते। नहीं मानते?
तो ऐसी फिल्में आपको लगता है मिसलीड करती हैं या इंस्पायर करती हैं? इंस्पायर इस सेंस में कर सकती हैं कि आप टूटे हुए हो तो आप समझ जाओ, लेकिन इस सेंस में नहीं कि आप 12th फेल हो और आप कुछ भी कर सकते हो। वो एक अपवाद है, और अपवाद ऐसा इतिहास बनाता है। आप इतिहास को बेंचमार्क नहीं मान सकते कि सचिन तेंदुलकर 10th फेल थे तो क्रिकेटर बन गया, मेरा टारगेट है कि मैं 10th फेल होऊंगा तो क्रिकेटर बनूंगा। तो ये मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, ये मतलब सारे लोग, देखिए देश या युवाओं की हालत अगर आज यहाँ है तो उसके लिए सब लोग ही जिम्मेदार हैं। सच्चे मन से तो बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, सब अपना फ़ायदा देख के हैं। जैसे आज आप देखेंगे एसएससी का मुद्दा है, मीडिया में जाएगा या युवाओं का मुद्दा है, तो सबसे पहले मीडिया में जो बैठे लोग हैं, वो प्रोड्यूसर हो या पता नहीं उसको क्या शब्द बोलेंगे, जो ये डिसाइड करता है कौन सी खबरें चलेंगी या कौन सी नहीं, तो वो ये देखते हैं कि इस खबरों को देखने वाले कितने लोग होंगे, इससे टीआरपी आएगी या नहीं आएगी। करेक्ट। तो लड़ाई टीआरपी, हाँ टीआरपी आपके दोस्त टीआरपी। तो जब तक ये गेम टीआरपी का रहेगा तब तक हम जो कह रहे हैं ना कि आज मीडिया की हालत ये हो गई है, चाहे वो सरकार भी ये कहे, तो कैसे हो गई? सरकार की जिम्मेदारी थी इसको रेगुलेट करने की कि टीआरपी बेंचमार्क नहीं होगा कि आप नंबर 1 है। जैसे कि आज गेम इंडस्ट्री को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि गेम से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू भी बेंचमार्क नहीं हो सकता है, शराब से भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो कल को आप शराब और गेम खेलना कंपलसरी नहीं कर सकते, अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। तो देश, हम एक्चुअली क्या है, इंस्टेंट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो हम ये नहीं सोच रहे, एजुकेशन में भी मैं आपको बताऊं तो हम सिर्फ मैन पावर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। हम आज लॉजिक देते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए भारत में बेरोजगारी का ये हाल है। चाइना की जनसंख्या भी लगभग हमारे बराबर है, वहां तो नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ मैन पावर क्रिएट कर रहा है कि बिहार से लड़का आके दिल्ली में नौकरी कर ले, मजदूरी कर ले, यूपी से लड़का आके, जिस दिन दिल्ली डेवलप हो जाएगी तब बिहार वाला कहाँ जाएगा? वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे लोग, बहुत सारे देश जो विकसित नहीं हुए, वहां जाके मजदूरी करेंगे, क्योंकि हम लोगों को स्किल नहीं सिखा रहे, हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखा रहे, हमारा बच्चा इनोवेटिव नहीं बन रहा है। तो मैं उसी तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो मैं उसी पे आता हूँ कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं या जो बड़े बड़े पॉपुलर टीचर्स हैं, आप भी उनमें से एक हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कितने लोग बात करते हैं आपके हिसाब से? या फिर ज्यादातर लोग हैं कि वो सरकारी नौकरी के लिए ही बच्चे को तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल सरकारी नौकरी का है। क्योंकि अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना स्किल डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है पूरी दुनिया में। उसके एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि ये ट्यूबलाइट अगर बिगड़ गई तो उसको बनाना कैसे है, उसको पता है कि पंचर को सेम सिंगापुर में भी आप देखेंगे वहाँ भी 6 पर क्लास यहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चे को शुरू से ये बताया जाता है कि भाई पढ़ लो, पढ़ के एक सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी तो समाज में आपको सही पहचान मिलेगी और अच्छी लड़की मिलेगी। बिल्कुल सही, वरना आपकी कोई इज्जत नहीं है। वही सरकारी नौकरी को हमने ऐसे ही बेंचमार्क बना दिया। आप देखेंगे आईएएस की तैयारी पिछले 5 साल में ज्यादा पॉपुलर हुई है, 12th फेल के बाद और ज्यादा पॉपुलर हुई है। यानी हम प्रमोट किस चीज को कर रहे हैं? तब फिर सरकारी बॉडियां कहाँ हैं जो इन चीजों को रेगुलेट नहीं कर रही कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे सोशल मीडिया पे रील डाल दे रहा है और वहां पे नीचे लिखा रहता है रुतवा रुतवा, और उस तरीके के गाने लगे रहते हैं कि जलवा जलवा। कौन प्रमोट कर रहा है इन चीजों को? क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की इतनी हाइप हो गई है, हमारे यहाँ हर चीज की हाइप है। हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की भी हाइप है, प्राइम मिनिस्टर कैसे फ्लाइट से उतर रहा है तो रेड कारपेट बिछा हुआ है, तभी तो अरविंद केजरीवाल जी के अंदर भी ये जागा कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। हम लोग हर चीज की हाइप बना रहे हैं। रेल मंत्री नहीं सर, पर मेरे को इस पे थोड़ा ये सरकास्टिक हो गया होगा, आपको लगता है, बट सच्चाई यही है। मैं बोलूं आप थोड़ा सा पीछे जाइए, इसमें सरकास्टिक में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मैं खुद भी सरकास्टिक हूँ, मतलब हाँ, व्यंग पे ही हमारा धंधा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, और आप बिंदास बोलिए, उसमें कोई लोड नहीं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ टीचर और एज अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, जो जितने पॉपुलर टीचर हैं, इंटरनेट पे सबसे पहला मैथ्स का कोई टीचर है जो वायरल हुआ था, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो लोगों को जुलाब करवा देता है एग्जाम से पहले, वो आप थे। तो आपको लगता है, आप भी जब स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं तो आप उनको बोलते हैं कि यार सिर्फ सरकारी एग्जाम ही एकमात्र तरीका नहीं है करने का। ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन एज अ सिस्टम हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है। हम या एज अ कोचिंग इंडस्ट्री, वो कितने लोगों बच्चों से कहते हैं कि स्किल डेवलप भी करो। अगर आप एक गांव में छोटी जगह पर, बड़ी सही बात की, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट हम जिस स्टेज पे हम कैसे कह सकते हैं? ये वो एज थी, हम तो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी ग्रेजुएट होके आ रहा है। अब हम उसे कहें कि तुम स्किल डेवलप करो, उसको तो अब इंस्टेंट नौकरी चाहिए 1 साल के अंदर। ये स्किल डेवलपमेंट कंपलसरी सरकार की जिम्मेदारी थी, जो वो
शुरुआत से अपने एजुकेशन में लेके आती। तो आप हम कहते तो हैं एग्जाम सिस्टम देख तो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आती है, अभी आती है, तो ये एग्जाम सिस्टम पे भी बोझ कम होगा, बिल्कुल लोग कम सरकारी नौकरी के लिए जो भाग रहे हैं वो भी कम वो भी होगा। कम भागेंगे, बिल्कुल सही बात है। पर कोई ऐसा सर या टीचर या आपको पता है जो स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करता हो, न कि सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हो या वो कर रहा हो? नहीं, अगर मैं भी आज ये कहूँ कि मैं इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ, बट मैं स्किल डेवलपमेंट करा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। आज ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स भी हैं। आप देखिए, आज इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों को सी और C++ और जावा सीखनी पड़ रही है। आज इतनी सारी कंपनियां और आ गई जो ये कह रही हैं आप इंजीनियरिंग करके आए हो लेकिन आपको आता कुछ नहीं है, हम सिखाएंगे आपको क्या सीखना था इंजीनियरिंग। और वो लोग 1 साल में सिखा दे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी 4 साल में नहीं सिखा पा रही। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की हमारा बात पूरा कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। यानी 10th क्लास आप करके आ रहे हैं, फेल, कोई मायने नहीं है उसके। आप 12th करके आ रहे हैं, कोई मायने नहीं है उसके। आप ग्रेजुएट होके आ रहे हैं, कोई मायने नहीं है उसके बाद की चीजें। जब आप दोबारा खरीद रहे हो कि अब आप स्किल डेवलपमेंट के कोर्स खरीद रहे हो, तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो एज ए यंग टीचर, आप यंग टीचर भी हैं और आपको वो बच्चे भी देखते हैं जिनको बेसिक मैथ्स भी पढ़नी होती है। तो जैसे मैं खुद आपके वीडियोस को देख रहा था तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आया तो मुझे मेरा पुराना दर्द निकल आया मेरे करियर का काला अध्याय है। तो मैंने देखा 12 घंटे की भी क्लासेस होती है। तो क्या आपकी एक सटल मैसेजिंग होती है कि अपनी स्किल को भी डेवलप करो, सिर्फ सरकारी नौकरी एकमात्र रास्ता नहीं है? या बिल्कुल, क्योंकि हम ये अगर कोशिश वो कर स्टेज पे है तो उस स्टेज पे वो सोच सकता है। बिल्कुल सोच सकता है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो वही है जो 18 से 25 साल के बीच की ठीक है, है। जो 30 हो जा रही है। तो हम कोशिश करते हैं, हम ये चीज़ बोलते हैं, बट आज आप देखो कि ये चीज़ और कौन बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि भैया आप समोसे बेचकर भी रोजगार कमा सकते हो। ये स्किल है समोसे बेचना। कल को ये लोग बोलेंगे आप कुली बन सकते हो रेलवे स्टेशन पे। कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा कुली बन के भजन ढोए? ये सब मजबूरियां हैं, समोसे बेचने से लेकर के कुली बनने बट सिर्फ तक। यही दो नहीं है, और भी चीजें बीच चाय में। बेचना, लोग कह रहे हैं चाय का स्टार्टअप कर लीजिए आप। अगर सारे लोग चाय का स्टार्टअप करेंगे तो चाय पिएगा कौन? ये स्किल है क्या चाय का स्टार्टअप? आप मुझे बताइए। फिर लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि डॉली चाय वाला फेमस हो गया। फिर वही बेंचमार्क सेट कर दिया कि डॉली चाय वाले को आप देख लीजिए वो कहाँ पहुंच गया, उर्फी जावेद कहाँ पहुंच गई, अंजलि अरोड़ा कहाँ पहुंच गई। तो फिर आप बेसिकली फिर आप सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं। सोशल मीडिया पे ये जो लोग पॉपुलर हो रहे हैं उससे भी आपको लगता है ये गलत बेंचमार्क सेट किया जा रहा है। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, एकदम आप ये नहीं कह सकते कि हम आज के यूथ को ये कह दें। तभी तो आज का बच्चा आप देखिए, 7-8 साल के बच्चों को मैं जानता हूँ जो यूट्यूब पे गेम खेल रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं यार हम गेम खेल के आगे बढ़ेंगे, हम गेम खेल रहे हैं। तो यूट्यूब सोचिए रेगुलेट कर रहा है इस चीज़ को कि एक 7-8 साल का बच्चा यूट्यूब पे बैठ के गेम नहीं खेल सकता। वो क्या कर रहा है, फिर अपने मम्मी पापा को बगल में बिठा रहा है। तो जो चीज़ को यूट्यूब गलत मान रहा है, टेक्निकली वो गलत है। सरकार कहाँ उस चीज़ को रेगुलेट कर रही है? सरकार तो गेमर्स को प्रमोट कर रही है सिर्फ इसलिए कि वहाँ से रेवेन्यू आता है। सर कोचिंग क्लासेस पे एक बार वापस आते हैं। ये बताइए उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, आपको लगता है वो भी रेगुलेट होनी चाहिए या उसमें भी बहुत धांधली है और कुछ भी कोई भी कुछ भी चार्ज कर? ऑलमोस्ट रेगुलेटेड ही है। ओके। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। वो मास लेवल पे काम कर रही है। उनको पता है कि सस्ता कोर्स देंगे, 2-4 लाख बच्चे लेंगे, तो वो इसलिए बना पा रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आपने सुनी होंगी जो फेल भी हो गई हैं, वो लोग बाहर से बहुत मोटा पैसा लेके आए, उन्होंने टीचर्स को दिया, उन्होंने बच्चों से बहुत कम लिया और वो लॉस पे काम कर करके काफ़ी सारी उसमें ख़त्म भी हो गई। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि बच्चों से किसी कंपनी ने पैसा लूटा है या कुछ किया है। इतने सारे टीचर्स हैं जो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, वायरल हैं, उसमें सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर कौन है ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है भी। आपको पता होगा। अरे मेरे को पता लगाना है, आपको पता है। अच्छा, आपको पता लगाना है, मुझे पता है। मतलब अब ऐसे मैं कैसे पता पाऊंगा कि कौन सबसे अच्छा चलिए, आपके माइंड में पिक्चर आ गई, आप बोल नहीं रहे हो, ये बात तो सही है। हाँ, नहीं, पिक्चर भी नहीं आई मेरे माइंड में, क्योंकि अच्छा कुछ टीचर्स हैं जिनका नाम शायद सोशल मीडिया पे उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो बहुत अमीर है। जैसे कि एक प्रवीण शर्मा है, CA का पढ़ाते हैं। ओके। एक राहुल लॉ का पढ़ाते हैं। इन लोगों की फीस भी बहुत ज़्यादा, लाखों में। इनका क्रेज इतना ज़्यादा है कि लॉ वाले सर का कि इनकी फीस कम ही नहीं हो सकती। इनका इतना जलवा है, आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये है। तो वहाँ मोनोपोली है जहाँ पे, तो वहाँ अभी भी फीस ज़्यादा है। जहाँ पे मोनोपोली ख़त्म हो गई है, वहाँ लोग अपनी फीस को कम कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। और बाकी फिजिक्स वाला खान सर, विकास सर, इन लोगों से भी आपकी मुलाकात तो? हाँ होती है। विकास सर के तो हम लोग साथ रहे हैं 401, 402 में, मतलब आसपास ही रहते थे एक ही टावर में। तो सबसे मुलाकात होती है। बट विकास सर की ऑफलाइन फीस काफ़ी ज़्यादा है, ऑनलाइन शायद आई थिंक उतनी ज़्यादा नहीं है, बट बाकी लोगों से ज़्यादा है। बाकी लोगों से ज़्यादा। और खान सर?
खान सर तो काफ़ी कम फीस लेते हैं, बट उनका मास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो उस तरीके से टीचर्स को भी दे पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक एजुकेशन इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है, तो ऐसा नहीं कि आप सीधे, लोग क्या करते हैं कि 1 लाख बच्चे हैं, 200 रुपये फीस ली, मल्टीप्लाई कर दिया। वो जो वहाँ पे पूरे उस सिस्टम में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग, उन लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो नहीं, एक कंपनी में आज 20-20 हज़ार लोग काम कॉमर्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जितना लोग कमा सकते हैं, हाँ, राइट तरीके से, बस सही तरीका होना चाहिए, सही तरीके से बना रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना हो कि आप गरीबी बेच के खुद अमीर बन रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्या कोई, जैसे बहुत सारे टीचर से पूछा जाता है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, इस सिस्टम को चलाने में लग जा रहा है, और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं उन्होंने तो बहुत करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। तो आप झूठ मत बोलिए, आप सीधे तौर पे बोलिए, मतलब आप इमोशन बेच के पैसा मत कमाइए, आप इमोशनल मार्केटिंग से पैसा मत कमाइए। आप साफ बोलिए, हम महंगी फीस लेते हैं और पैसा बनाते हैं, आपको पढ़ना है पढ़िए, मत पढ़िए। तो जिन भी शिक्षकों का नाम आपने लिया, आप लोगों की क्या कभी कोई गैदरिंग होती है, मीटिंग होती है, आप लोग बैठते हो? हाँ, कभी, जैसे अभी ये था कि सारे शिक्षकों को आह्वान किया गया था, तो देश भर से शिक्षक आए थे, बहुत सारे शिक्षक आए थे, तो बात होती है। खान सर की शादी थी, तो बहुत सारे टीचर्स से मुलाकात हुई। तो पर अगर किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आप लोग मिलते हो, किसी एक ऐसी मीटिंग के लिए आप लोग बैठते हो, तो देश की शिक्षा को लेकर के आप लोगों का क्या विजन होता है, क्या बातचीत होती है आप लोग? हो नहीं पाती, किसी उस पे पॉइंट पे पहुंच नहीं पाते हैं। सब अपनी अपनी राय देते हैं। आपको पता होगा कि शिक्षक बेसिकली बहुत तार्किक होता है, शिक्षक का काम ही एक दूसरे की बातों को काटना है। तो शिक्षकों की मीटिंग में तो मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलते हुए अभी तक नहीं देखा है। तो अगर आप शिक्षक एक निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सिस्टम और सरकार निष्कर्ष निकालेगी? हाँ, सिस्टम और सरकार, आप लोग तो एक हो जाइए, क्योंकि हम लोगों का कोई संघ नहीं है। हम लोगों में ऐसा नहीं कि किसी ने चुन लिया है कि यू आर द लीडर, बट आप लोगों में पावर है और आप लोग इन्फ्लुएंस करते हो और पॉजिटिवली करते हो। ऐसी कोई अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, वो नौकरी करता है और फिर जीवन में आगे बढ़ता है, तो एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उसके लिए जी। तो एक सबसे बड़ा पावर आप लोगों के पास है। पर आप लोग भी किसी एक सहमति पर आए और उस पर बात करके फिर उसको रिफॉर्म के रूप में लिया जाए, वही कोशिश है। ये जो कोशिश अभी हो रही है, वो वही सेम कोशिश है। अभी जो कोशिश है वो यही थी कि सारे शिक्षकों को कलेक्ट करके उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और आवाज़ बुलंद करके डीओपीटी या सरकार तक पहुंचाएंगे। तो अभी यही कोशिश थी देश भर के सारे शिक्षकों को हमने इसीलिए आमंत्रित किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप? आपको क्या? हाँ, मुझे ठीक लगी, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हो रही। यहाँ कुछ भी लागू नहीं हो रहा। आ गई, लागू कब होगी? सीईटी लेके आए थे, आपको पता हो, 5 साल पहले, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कि आपको अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। एसएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती, कॉमन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होंगे और आपकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, वो भी डस्टबिन में पड़ा हुआ है, सीईटी भी। सर, रिजर्वेशन पे क्या ख्याल है आपका, क्या ओपिनियन है आपका? रिजर्वेशन, किस रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं? अगर मैं एसएससी की बात कर लूं तो उसमें आई थिंक जाति के आधार पे जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो अब तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है, इकोनॉमिक, कल भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बट वो 10% दिया शायद। जी जी। आपको लगता है उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है उसमें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो कि बाकी की एससी या एसटी, आप ओबीसी किसी कैटेगरी में देखेंगे तो वहाँ एज रिलैक्सेशन है, बट ईडब्ल्यूएस में वो नहीं है। उसकी भी एक लड़ाई चल रही है कोर्ट में कि भाई एज रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलना चाहिए। प्लस आपको ये नहीं लगता कि क्योंकि क्या है कि वो जो कट ऑफ वाला पॉइंट है वो लंबा हो जाता है, वो गैप ज़्यादा बढ़ जाता है कि ओपन कैटेगरी के लिए और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं, बराबर आ रहे हैं लोग। अब देखिए, रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था कि आप बराबरी पे ला सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। जिस वक्त बराबरी पे आ जाएगा उस वक्त रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको बताने की जरूरत ही नहीं। आज ओबीएस, ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर जा रही है और जनरल के बहुत करीब पहुंच गई है। तो ऐसा नहीं कह सकते आपकी ओबीसी को बहुत बड़ा फायदा। तो इसमें रिजर्वेशन प्लस मेरिट का बैलेंस हो रहा है आपके हिसाब से? रिजर्वेशन प्लस मेरिट का बैलेंस अभी तक तो नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस हिसाब से चल रही हैं चीजें, हो जाएगा आगे आने वाले। वो आगे आपको इसके लिए लड़ाई करनी नहीं पड़ेगी, जनरल को ये लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी कि आप रिजर्वेशन बंद करो। और देखिए, इतने बड़े सिस्टम में आप ये भी नहीं निर्धारित कर सकते कि कोई जना ज़्यादा लाभ ले रहा है, क्योंकि हमारा संविधान भी यही कहता है कि कोई ज़्यादा लाभ ले ले, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि जिसको लाभ मिलने वाला हो वो छूट जाए। ठीक है, बट यूपीएससी में जनरली ये कहा जाता है कि जो मतलब एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स जनरल लिस्ट में आते हैं, उसमें भी वो मेरिट बेस पे आते हैं, तो वो रैंकिंग सॉर्टेड हो जाती है। तो इसमें कुछ है वो प्रावधान उसका? नहीं, ठीक है, उसमें सही है। जनरल की सीटें फिक्स हैं, ओबीसी की सीटें फिक्स हैं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, वो तो आपकी जर्नी बहुत पॉपुलर है। आपने 2017 में पहली वीडियो बनाई, वही बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, ट्रेंड कर गए आप।
तो उस टाइम पे आपको लगा कि एक बड़ा स्टार्टअप बनाते हैं एजुकेशन का, ई एजुकेशन हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो, उस टाइम पे आइडिया आया आपको, आपने उसके ऊपर कुछ काम किया, आपको लगता नहीं, है? उस टाइम मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उस टाइम जब मैं आया था 2017 में, तो मैंने ये सोचा था कि सब कुछ यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, एक नए तरीके का रिवॉल्यूशन लेके आते हैं। वो तो फिर बाद में लोग आए, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग उस तरीके की नहीं थी कि मैं ऐसा सोच पाऊँ। और शायद अगर सोचा होता तो मैंने भी अब तक 1500-2000 करोड़ रुपए बना लिए होते। आसान था मेरे लिए भी। कितने बना लिए आपने? अरे मतलब बना चुका होता है इतने। बाकी मैं और भी बिजनेसेस बट करता हूँ। शिक्षक का समृद्ध होना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी एजुकेशन में मुझे प्रॉब्लम होती है बिजनेस से। मैं ये कहता हूँ कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में फीस, इन सब चीज़ों की बातें नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में आएंगे आप? मुझे लगता है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मैं क्लियर कहता था कि नहीं आऊँगा, बट मैं तब तक पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता जब तक पॉलिटिक्स किसी राजनीतिक पार्टी के नाम पे हो रही है, जब तक पॉलिटिक्स सिर्फ सत्ता चलाने के लिए या कारोबार बढ़ाने के लिए हो रही है। उस गंदी पॉलिटिक्स में मैं नहीं आना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात कह रहे हैं आप। बट आपको लगता है कि विपक्ष से वो राइट मुद्दे उनसे डिस्कस किए जाते हैं, या विपक्ष में जो एक चेहरा है जिससे आप भी मिले हैं, वो उनसे जब बात करो तो उनके पास तीन ही चीज़ होती है जो हमेशा कहते हैं, या तो वो जाति की बात करते हैं, या जाति की जनगणना की बात करते हैं। अगर उनसे कंस्ट्रक्टिव बात करो और इस पे ओपिनियन लो, ये ओपिनियन वो क्यों नहीं देते संसद में? आपने बोला आप ये बात उठाई। हाँ, मैंने उनको कहा, बिल्कुल कहा। तो राहुल गांधी ने क्या बोला? उठाएंगे? नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीजों पे उनका उठा रहा हूँ। या तो जाति पूछते हैं, या पूछते हैं कितने विमान गिरे हैं। मतलब आप खुद ही वो सवाल नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला आपको जवाब कैसे देगा? आजकल मानसून सत्र के कोई मायने नहीं रह गए। मैं तो कहता हूँ बंद कर देना चाहिए मानसून सत्र, जब सबको अपनी ही चलानी है, विपक्ष को अपनी चलानी। मैंने विपक्ष पे भी उंगली उठाई। अभी आप देखिए, मुझे इतना ट्रोल किया गया उसके लिए कि आप कैसे उठा सकते हो। लोग विपक्ष का मतलब भी राहुल गांधी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बंगाल में विपक्ष बीजेपी है, यूपी में विपक्ष समाजवादी पार्टी है, एमपी में विपक्ष कांग्रेस है। तो सबकी जिम्मेदारी है, और सिर्फ सवाल उठाने की नहीं है, मुद्दे को सिर्फ चर्चा में लाने की नहीं है, जब तक इंसाफ ना मिले, जब तक किसी बात का हल ना निकले। आपका भी इंटेंट वही है कि एंड ऑफ द डे आपके स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनका घर चलना चाहिए। उसके लिए जो भी आवाज उठाए वो आपका हितैषी है, जो नई आवाज उठाए वो आपको, उसके साथ आपका स्ट्रगल रहेगा हमेशा। तो मुझे लगता है ये एक इस पे अब आगे की क्या प्लान, रणनीति है, आप लोग क्या प्लानिंग है? नहीं, मैं उस पर एक बार थोड़ा सा और वक्त लूंगा, 1 मिनट का, कि ये लोग क्या ना, बस दिखाने की, मैंने जो आपको कहा टीआरपी की, दिखाने की बात है। राहुल गांधी को लगता है कि मैं उन मुद्दों पे बोल देता हूं जिन पे जनता का बहुत इमोशनल कनेक्शन मिलेगा। चलिए, आप उन पे भी बोल दीजिए, मुझे इससे भी आपत्ति नहीं है कि आप लोग टीआरपी वाले काम भी करिए। बट कभी आप अकेले में बैठ के एक मीटिंग भी कर लीजिए। राहुल गांधी जी के लिए शायद बड़ी बात नहीं होगी कि वो अपने 20 सांसदों को लेकर नरेंद्र मोदी साहब से मिल लें और प्रॉब्लम्स लेके जाएं और उन पे साइन करा लें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे शायद मंशा किसी की भी बदलने की नहीं है, चीज़ों को ठीक करने की नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर एक बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ, कि विपक्ष खुद यहाँ ये नहीं चाह रहा है कि समस्याओं का निदान हो, क्योंकि समस्याओं का निदान अगर इस सरकार नहीं कर दिया तो विपक्ष को तो कभी आने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? वो तो खुद यही सोच रहा है कि ठीक है, मुद्दा उठाओ, बस दिखाओ, हमें भी नहीं चाहिए सॉल्यूशन, तभी तो सरकार बदलेगी, तभी तो हम कह पाएंगे कि देखिए इन्होंने समस्याओं का समाधान नहीं किया था। तो यहाँ मनसा किसी की भी ये नहीं दिख रही है कि प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाए, उनके सॉल्यूशन पे बात की जाए। और शायद मोदी साहब को भी अच्छा लगेगा कि राहुल जी मिलने आए या विपक्ष के 10 नेता मिलने आए और उन्होंने बात की। और इन बातों की अगर आप रील और शॉर्ट्स भी बनाएंगे तो हम लोगों को भी खुशी होगी कि आप देश के मुद्दे पे चुपचाप बात करके, और ये 5 चीजें आपने हमें दी हैं, बिल्कुल, कि हम एग्जाम सिस्टम सुधार देंगे, हम नई एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं और इससे हल निकलेगा। बिल्कुल, बस चिल्लाते रहो, विपक्ष में हाय हाय करो, वो उस पे 2 टॉन्ट कसेगा, ये इस पे 3 टॉन्ट कसेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप मानसून सत्र निकाल लीजिए, उसका 5 घंटे 7 घंटे की रिकॉर्डिंग में से एक बढ़िया से 40 मिनट का वीडियो निकालिए, आपका चैनल इतनी ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे डायलॉग निकल के आएंगे, हर आदमी ऐसे ऐसे डायलॉग बोल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर रहा है। चलिए, अगर विपक्ष में आपने कभी देखा हो कि राहुल जी कोई बात उठा भी रहे हैं तो विपक्ष का कोई पार्टी पक्ष का कोई नेता उठ के ये भी कह सकता है कि ये आपने बात ठीक उठाई है और इस पे हम लोग काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। ऐसी तो मनोस्थिति दिखती नहीं है किसी की। तो आई थिंक जो ओवरऑल सम अप कंक्लूजन है इस कॉन्वर्सेशन का वो ये है कि एज अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अगर हम राइट सवाल नहीं पूछते हैं, आज आप पूछ रहे हैं एग्जाम के लिए या सिलेक्शन पैटर्न के लिए,
ये हम सब के लोकल मुद्दों से भी जुड़ा हुआ है कि अगर हम उस समय वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे या प्रॉब्लम रेज नहीं करेंगे या सही सवाल नहीं पूछेंगे तो सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज़ सवाल पूछते रहिए और आई होप सर आगे भी आप आएंगे हमारे साथ पॉडकास्ट में। तो उस पॉडकास्ट के लिए आप और सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा, इसको भी अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। सर स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलेंगे जाते जाते? बच्चों से यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो लोग अभी नहीं हुए हैं, जिन लोगों के छोटे भाई बहन हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि अभी से आप अपने अंदर स्किल सीखिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, ताकि आपको ग्रेजुएट होने के बाद इस तरीके से धक्के ना खाने पड़े। और बात यहाँ सिक्योरिटी की भी आ जाती है कि हमारे यहाँ प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। सरकारी नौकरी की हाइप शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा है कि आज पर आपको नहीं लगता सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा ट्रैप है? बहुत बड़ा ट्रैप है। ग्रो ही नहीं कर पाते हो। नहीं ग्रो कर पाते हो आप। और सरकारी नौकरी सबके लिए भी नहीं है। हम ये कह भी नहीं रहे कि सब लोग, बहुत सारे लोग खुद से सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते। मैंने खुद सरकारी नौकरी छोड़ी है, तो ऐसा नहीं कि सब सरकारी नौकरी ही चाहते हैं। बट आप ये कह के उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते कि सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, इतना कुछ रोजगार करने के लिए है, आप राइडर बन जाइए, आप रैपिडो चला लीजिए। ये सबको मैं रोजगार नहीं मानता। या अगर ये रोजगार है तो सरकार इसको रेगुलेट करे कि जो राइडर है उसकी तनख्वाह भी 50,000 होगी। आप उससे कम पे कोई राइडर नहीं रख सकते। आप वो इकोसिस्टम भी तो क्रिएट करिए जहां लोगों का शोषण ना हो। बिल्कुल। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसकी हेल्पलाइन नंबर क्या है कि प्राइवेट नौकरी में जो एक गार्ड एटीएम पे खड़ा है उसको कॉन्ट्रैक्टर पीछे से 30,000 रुपए ले रहा है और उस तक 8,000 ही पहुंच रहे हैं, राइट, तो उसका शोषण ना हो ना। तो हमें प्राइवेट नौकरियों से भी कोई मतलब नहीं है कि आप 40 साल तक किसी से नौकरी करा रहे हैं, उसके बाद आप कह देते हैं अब आप काम के नहीं रहे। करेक्ट, ये मेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और शायद इसीलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं। बट अगेन सरकारी नौकरी भी सब कुछ नहीं है। ये आदमी तब बोलने लायक हो जब वो सरकारी नौकरी से थोड़ा समृद्ध हो जाए या बेस हो जाए। तो किसी ने बहुत सही कहा था कि पैसे में कुछ नहीं रखा है, ये बोलने के लिए थोड़ा पैसा तो आ जाए कि पैसे में कुछ नहीं रखा। सही बात है। तो सक्सेस का आपके हिसाब से क्या है डेफिनेशन? देखिए, सफलता अंतिम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं अपने जीवन में सफल हो गया। हर एक चीज 3-4 साल बाद मरती है। चाहे वो अटैक हो, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे ये पॉडकास्ट का दौर हो, हर 3-4 साल बाद एक साइकिल रिपीट होती है और चीज़ें मरती चली जाती हैं। हो सकता है 6 साल हो। नफरत भी 4-5 साल बाद मरती है। जैसे कि आज किसी अदर पार्टी के खिलाफ बहुत देश में नफरत है, वो भी 4-5 साल बाद मर जाएगी। आज किसी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो भी 4-5 साल बाद मर जाएगा। तो सब कुछ खत्म होता है। कोचिंग माफिया 4-5 साल बाद। हाँ, ये भी बदल। आप देखो ना, कितने सारे अटैक खत्म हो गए, फिर अब नए आ गए, वो नए सिरे से चल रहे हैं। ये खत्म होंगे, फिर दूसरे आएंगे। नए वाले अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। प्रॉफिटेबल तो नहीं हो पाएंगे, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। तो सफलता का मतलब यही है कि जो आपने किया, जो आप सोचते थे, आप जहां पहुंच गए, आप सफल हैं। अगर आप जीतने की दौड़ में हैं तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। किसी भी चीज़ का अंत नहीं। आज आप सोचेंगे एमएलए बन गया, एमएलए के बाद फिर आपको लगेगा यार एमपी बन जाता हूँ, सीएम बन जाता हूँ, सीएम के ऊपर पीएम है, पीएम के ऊपर भी ओबामा है, ओबामा के ऊपर भी ओसामा है, ओसामा के ऊपर भी भगवान है। तो वो तो आप नहीं सोच सकते कि अगर आप उस दौड़ में, तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सपोर्ट क्रिएट करते जाते हैं तो जीवन अच्छा होता है। आज शॉर्टकट का भी बहुत जमाना है कि सबको एक साथ से ऊपर पहुंचता है। मैं इसको प्रेम के माध्यम से भी समझाना चाहूँगा कि बेसिकली हर चीज़ की पराकाष्ठा है, हर चीज़ खत्म होती है। जैसे मैंने कहा आपको, तो प्रेम की भी अपनी पराकाष्ठा है। और प्रेम की पराकाष्ठा, अगर मुझे कभी किताब लिखने का मौका मिलेगा तो मैं ये लिखूंगा कि प्रेम की पराकाष्ठा तब तक थी जब तक कि हमने उसे ये नहीं कह दिया था कि हम तेरे बिना नहीं जी सकते। उसके बाद प्रेम भी खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे से इतनी तेजी से दूर भागते हैं जितनी तेजी से तो पास भी नहीं आए थे। तो मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, ये बोलते ही खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब जब ये लगने लगता है। आपने बोला कभी किसी को? नहीं, मैंने नहीं बोला। ऐसे मेरा प्रेम तो आज भी जिंदा है, इसलिए क्योंकि प्रेम एक्चुअली शुरुआत में प्रेम होता है जब दो लोग रिश्ते में आते हैं, तो उसके बाद वो प्रेम मोह में बदलता है। उसी को कहते हैं कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। ये मोह है। प्रेम में एक दूसरे से दूर जाने का डर नहीं है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, वो अपने मौसी के घर भी जा रही है, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उसकी स्वतंत्रता को छीनने लगते हैं तो वो एक प्रोसेस है जब प्रेम मोह में बदलता है। मोह मतलब प्रेम की अति है, अति मतलब अंत है, अंत हो जाता है। तो इसको भी मैं आज के युवा या यूथ से कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रोसेस है। इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, सब खत्म हो गया, और आप फिर वो क्षण याद कर रहे होते हैं प्रेम वाले कि शुरुआत में तो सब ऐसा था। तो शुरुआत में प्रेम था, उसके बाद मोह हुआ, ना जाने का डर हुआ। साथ चलने के सफ़र में हम ये भूल जाते हैं कि अगर अकेले लौटना पड़े तो कैसे मुश्किल होगी। अगर ये याद रहे तो ब्रेकअप का डर ही नहीं है, अलगाव का डर ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ हर एक यूथ को कि इसका डर ना रहे। ये चीज़ें तो मजबूत करती हैं इंसान को। तो ये बात है।
ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत स्पिरिचुअल हो जाए, क्योंकि प्रेम और मोह दोनों में अंतर है। प्रेम आत्मा का निस्वार्थ समर्पण है, जहां कोई स्वार्थ नहीं है। मोह में स्वार्थ है। प्रेम अनंत दया है, प्रेम अनंत उदारता है, और ये सब कुछ शुरुआत के 2-3 सालों में होता है। तो प्रेम से एसएससी चेयरमैन को समझाइए ना आप। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं एकदम। वो मेरी बात सुने एकदम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं तो सरकार को, आपको पता नहीं है, सरकार, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सरकार ने आज तक मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना है। वो लोग खुद मानते हैं कि मैं ठीक मुद्दे उठा रहा हूं, कोई नहीं बुरा मानता। मैं इस दौरान सिर्फ ऐसा नहीं कि विपक्षी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला, मैं पार्टी वालों के पार्लियामेंट से भी मिला। वो मुस्कुराते हुए मुझे मिलते हैं, पहले बिठाते हैं और फिर खुद बैठते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ठीक है, वो ये कहते हैं कि हम आपकी बात को पहुंचाएंगे भी और इस पर आपको सोल्यूशन भी दिलाएंगे। तो सब लोग मुझे मिलते हैं क्योंकि मेरी आवाज़ में बहुत सच्चाई है। चलिए, प्रेम से इस पॉडकास्ट को और भी लोगों तक शेयर करिएगा, और कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सर से नेक्स्ट पॉडकास्ट में इस पर जरूर बात करेंगे। होपफुली इसका सोल्यूशन निकले। और बिल्कुल, हम उस टाइम जब पॉडकास्ट कर रहे होंगे तो इन मुद्दों से अलग हट के हम पॉजिटिव पॉडकास्ट कर रहे होंगे कि कैसे हमने क्या क्या अब तक जीत हासिल की है, और मैं अपनी लाइफ से आपको क्या सिखा सकता हूं। उसमें दोनों का पॉडकास्ट होगा, रौनक भाई की लाइफ से सीखने के लिए क्या है, उन सब पे भी बात करेंगे। बट अभी मुद्दा खराब एग्जाम सिस्टम का, उसमें सुधार का। बिल्कुल, और प्लीज़ आवाज़ उठाइए, और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे लोग सुनते नहीं हैं, तो सुनाइए उनको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।